हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं What is contract? According to Indian Contract Act 1872, Section 2, Subsection H, an agreement enforceable by law is a contract. हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके सेक्शन 2 के सब सेक्शन एच के अकॉर्डिंग कोई भी एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल होता है लॉ के द्वारा उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब सबसे पहले हम यह देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट के लिए हमारे पास एक ऑफ़र और उस ऑफ़र पर एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है, तभी वह एग्रीमेंट बनता है। और जब एग्रीमेंट बन जाता है, अगर उस एग्रीमेंट को हम लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल करवा सकते हैं तो वह हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हम हमारे फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर है एग्रीमेंट। किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले एक एग्रीमेंट का होना मस्ट है। अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मस्ट और सबसे पहले जो चीज़ है वह एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट के लिए एक ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। चलिए हम एग्रीमेंट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। A offers to sell his bike to B for 25,000। ए बी को ऑफर करता है कि वह अपनी बाइक उसको 25,000 रुपये में बेच देगा। बी एक्सेप्ट द ऑफर, और बी ने वह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। देन दिस ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय बी। जो ऑफर बी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है वह एक प्रॉमिस बन जाता है और जिसे हम एग्रीमेंट बोलते हैं। तब यहाँ पर ए और बी दोनों के बीच में एक बाइक को खरीदने और बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करते हैं। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी एग्रीमेंट को जब हम लॉ के द्वारा एनफोर्स करवा सकते हैं तभी वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इफ़ एन एग्रीमेंट क्रिएट्स ए लीगल ऑब्लिगेशन देन एग्रीमेंट इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर कोई एग्रीमेंट पार्टीज़ के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है तभी वह लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल करवाया जा सकता है, अदरवाइज वह एनफोर्सेबल नहीं करवाया जा सकता है और ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है। वह केवल एग्रीमेंट या फिर वॉइड एग्रीमेंट बनकर ही रह जाता है। देखिए हम उसी एग्जाम्पल से इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। ए ऑफर सेल हिज बाइक टू बी। यहाँ पर बी ने ए ने बी को ऑफर दिया है कि वह अपनी बाइक 25,000 रुपये में उसको बेचेगा। बी उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बाइक लेने के बाद बी है वह ए को 25,000 रुपये देने से मना कर रहा है। देन ए है वो बी को कोर्ट में ले जाकर उस पर सू कर सकता है। तो अगर वह उसको कोर्ट में ले जाकर सू कर सकता है यानी कि उस पर केस कर सकता है, तब यहाँ पर वह एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर इस एग्रीमेंट को ए एनफोर्स करवा सकता है लॉ के द्वारा। तब यहाँ पर यह जो एग्रीमेंट हुआ है यह कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू पार्टीज। देयर मस्ट बी टू पार्टीज इन ए कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। वन इज ऑफरर एंड सेकंड इज ऑफरी। ऑफरर वह होता है जो कि ऑफर देता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा। ए यहाँ पर ऑफरर होता है एंड बी होता है वह ऑफरी होता है। ए सिंगल पर्सन कैन नॉट क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ और हर सेल्फ। कोई एक सिंगल पर्सन अपने साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है और उन दोनों ही पार्टीज़ का कॉम्पिटेंट होना भी ज़रूरी है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़। यहाँ पर जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो रही हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटीज़ का होना ज़रूरी है। एवरी पर्सन इज़ कैपेबल टू एंटरिंग इन ए कॉन्ट्रैक्ट इफ़ ही इज़ मेजर। यहाँ पर मेजर का मतलब है
अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, वह साउंड माइंड का होना चाहिए। एंड थर्ड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फॉर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर किसी भी पार्टी के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब होता है कि वह पार्टी मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए एंड किसी भी लॉ के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ए इज़ ए माइनर बोरोड 5,000 रुपीज़ फ्रॉम बी। एक माइनर है, यानी कि वो 18 साल से कम उम्र का है और उसने 5,000 रुपये बी से उधार लिए हैं। दिस इज़ नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो बी है वो ए से कोर्ट में जाकर वो रुपीज़ को रिकवर नहीं कर सकता है। यहाँ पर उनके बीच में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि जो बी है उसने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और ए है वो एक माइनर होने के कारण वो किसी भी प्रकार का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ए को माइनर होने का ये बेनिफिट मिल जाता है और बी है उसको काफ़ी लॉस हो जाता है इस चीज़ से, क्योंकि उसने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि एक स्टार्टिंग से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री कंसेंट। टू और मोर पार्टीज आर इन कंसेंट इफ दे आर एग्री विद सेम थिंग इन सेम मैनर। हम कंसेंट का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज किसी सेम चीज़ पर सेम सेंस में अगर एग्री होती हैं तो उसे हम कंसेंट बोलते हैं। एंड कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय फॉलोइंग। अगर जो हमारी कंसेंट है हम उसे फ्री कंसेंट बोलते हैं अगर वो इन 5 फॉलोइंग पॉइंट से अफेक्टेड नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है कोर्शन। कोर्शन यानी कि इसमें उन पॉइंट्स को बताया गया है जिनसे कि दो पार्टीज़ एक दूसरे को किसी तरह से डरा धमका कर या फिर अपने प्रभाव से कोई भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं करवाता है। जैसे कि कोर्शन, किसी को धमका कर उसे एंटर नहीं करवाया गया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव से या फिर अपनी पोजीशन है उसका उस दूसरे पर्सन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाला गया है। फ्रॉड, किसी के साथ कोई धोखा करके उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करवाया गया है। फोर्थ इज मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिथ्या वर्णन नहीं किया गया, यानी कि कुछ उनमें बदलाव करके या फिर कुछ गलत चीज़ें नहीं की गई हैं। एंड मिस्टेक, या फिर किसी प्रकार की कोई गलती से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो इन 5 जो पॉइंट्स हैं इनसे अगर अफेक्टेड नहीं होता है तो वह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि ए बी को धमकाता है कि वह उसे मार देगा अगर बी ने अपनी बाइक ए को नहीं बेची। तब यहाँ पर बी की जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ए ने बी को अपने प्रभाव से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग गिवन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जो एक वैलिड होती है हमारी कंसिडरेशन, अगर वो नॉट फॉरबिडन बाय लॉ के द्वारा यानी कानून के द्वारा उसके लिए मनाही नहीं की गई है। नॉट फ्रॉडुलेंट, कोई धोखेबाजी नहीं की गई है उसमें। एंड डजंट इन्वॉल्व एनी इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी टू अदर। कंसिडरेशन इस तरह की नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी पर्सन या फिर प्रॉपर्टी को कोई भी इंजरी हो। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ए ऑफर टू सेल हिज बाइक बी फॉर 70,000। यहाँ पर ए ऑफर कर रहा है बी को कि वह उसको अपनी बाइक बेच देगा 70,000 रुपये में। बी एक्सेप्ट द ऑफर, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर ए के लिए कंसिडरेशन हो जाता है 70,000 रुपये और बी के लिए बाइक है वो एक कंसिडरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन होती है, जो एक दूसरे को रिटर्न में कुछ मिल रहा है, वह लॉफुल होना चाहिए, वो इलीगल या फिर इमोरल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। ए ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड लॉफुल इफ इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिस उद्देश्य से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वह बिल्कुल लॉफुल होना चाहिए, वह कानून के द्वारा मनाही नहीं होनी चाहिए उसकी। वो एक फ्रॉडुलेंट, किसी को धोखा देने के उद्देश्य से कॉन्ट्रैक्ट ना किया गया हो
और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ना हो जिससे किसी पर्सन या फिर प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो, या फिर इमोरल नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट अनैतिक नहीं होना चाहिए एंड नॉट अपोज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उससे उसको किसी भी प्रकार का नुकसान या फिर हानि नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ एक्स कॉन्ट्रैक्ट वाई टू किल समवन फॉर 2 लाख रुपीज़। एक्स वाई से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि एक्स वाई को 2 लाख रुपए देगा अगर वह किसी को मार देता है तो देन दिस कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स इंजरी टू समवन दैट इट इज़ नॉट लॉफुल। जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वह किसी पर्सन को इंजर करने से, उसका ऑब्जेक्ट किसी को इंजर करना है, तो यहाँ पर यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, वो किसी को इंजरी करना या फिर किसी को कोई भी हानि पहुंचाना नहीं होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको परफॉर्म किया जा सके। द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। जो दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वह ऐसा होना चाहिए जिसको परफॉर्म करना पॉसिबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी ही ना हो। जैसे ए प्रॉमिस बी टू ब्रिंग रेनफॉल थ्रू मैजिक, सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स। अगर वो मैजिक से रेन करवा सकता है तो ये किसी भी प्रकार का कोई लॉजिकल और जो वैलिड किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। केवल वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जिसके अंदर जो भी उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना असेंशियल फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टीज या फिर जितनी भी उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज हैं उनकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। द इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। जो पार्टीज हैं उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, ए हस्बैंड प्रोमिसिंग हिज वाइफ टू बाय हर ए नेकलेस ऑन ओकेजन ऑफ हर बर्थडे इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। जो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि एक हस्बैंड वो प्रॉमिस करता है अपनी वाइफ को कि उसके बर्थडे के ओकेजन पर वह उसको एक नेकलेस गिफ्ट करेगा, लेकिन यह जो है किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि यह एक सोशल एग्रीमेंट है जो कि उन्होंने अपने पर्सनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग एक दूसरे से एग्रीमेंट किया है। तो यह एक सोशल एग्रीमेंट होता है, इसको हम कोर्ट में जाकर इसको हम एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल फॉर्मेलिटीज़। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जो एग्रीमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वह राइटिंग में होना चाहिए। जो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट नहीं किया गया है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हैं। जैसे कि हमने अभी कुछ एग्जांपल्स लिए थे जिसमें ए और बी के बीच में एक बाइक को खरीदने और बेचने का एग्रीमेंट होता है। अगर ए अपनी बाइक बी को 70,000 रुपये में बेच देता है, लेकिन उन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या फिर उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न में नहीं किया है, केवल ओरली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगर बी उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर 70,000 रुपये ए को पे नहीं करता है तब ए है वो कोर्ट में जाके उसके ऊपर केस नहीं कर सकता है। ए उसके ऊपर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए उन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट नहीं किया है। तो यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और बी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिट उठा सकता है क्योंकि ए है वह उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमने फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया है। थैंक यू।